Good evening, students. Now we continue our chapter 14, atomic physics. In our previous video, we studied about the Rutherford model, alpha particle scattering, its observation, conclusions, and Rutherford atomic model and its drawbacks. अब इन ड्रॉबैक्स को सॉल्व करने के लिए या इन ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के लिए 1922 में बोर ने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया जिसे हम बोर मॉडल के नाम से जानते हैं, और उस बोर ने अपने मॉडल के अंदर 3 पोस्टुलेट्स दिए। तो उस बोर के मॉडल के 3 पोस्टुलेट्स क्या क्या थे, तो उसको हम देखते हैं यहां पे। तो सबसे पहले था फर्स्ट पोस्टुलेट, पोस्टुलेट 1। पोस्टुलेट 1 में बोर ने यह कहा कि जो एटम है उसमें न्यूक्लियस सेंटर पार्ट होता है। एटम के अंदर कौन होता है? न्यूक्लियस सेंटर पार्ट होता है, और इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, लेकिन सर्कुलर ऑर्बिट में जब ये रिवॉल्व करते हैं तो ये विदाउट एनर्जी को एमिट करते हुए रिवॉल्व करते हैं। समझिएगा बहुत ध्यान से। यहां पर बोर ने कहा कि ये आपका एटम, ये आपका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों ओर कौन रिवॉल्व कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है तो ये एनर्जी को एमिट नहीं करता। ठीक है साहब, ये बोर ने कह दिया। लेकिन अब जब ये एनर्जी को एमिट नहीं करेगा तो इसे रिवॉल्व करने के लिए एनर्जी कहां से मिल रही है? ये रिवॉल्विंग कैसे कर रहा है? इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे अप्लाई हो रहा है? कैसे ये रिवॉल्व करता जा रहा है? तो यहां पर फिर बोर ने यह कहा कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए क्या प्रोवाइड करवाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स कन्वर्ट हो जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स में, और इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है। तो ये जो ड्रॉबैक था रदरफोर्ड का, जो हम पढ़ रहे थे कि भाई वहां पर अगर वो कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एमिट करता रहेगा तो इलेक्ट्रॉन वीक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वीक हो जाएगा तो वो अपने ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व तो करेगा, लेकिन धीरे धीरे वीक होने की वजह से उसका रिवोल्यूशन कम होता चला जाएगा, रेडियस कम होती चली जाएगी, और धीरे धीरे वो न्यूक्लियस पे आके गिर जाएगा, तो एटम की स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो यहां पर बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व तो करता है, लेकिन रिवॉल्व करते टाइम पर वो एनर्जी का एमिशन नहीं करता। उसे रिवॉल्विंग करने के लिए जो सेंट्रल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो सेंट्रल फोर्स उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स से गेन हो जाता है, और यही बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट था। क्लियर है ये चीज? ठीक है। अब हम यहां पर ये कहते हैं कि सपोज दैट ये आपका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस का चार्ज हमने माना Ze। Ze क्यों माना? क्योंकि Z तो है एटॉमिक नंबर, ठीक है, और E है आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, तो ये आपका हो गया चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। तो अब हम यहां कहते हैं कि सपोज, यानी कुल मिलाकर बोर ने जो अपने पोस्टुलेट में कहा वो मैं यहां लिख देता हूं। सपोज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज m। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज m, और मूविंग कर रहा है, ये v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, किस में रिवॉल्व कर रहा है? r रेडियस के ऑर्बिट में। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज m, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज Ze, and radius of orbit is r। ये हमने मान लिया। तो फर्स्ट पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग बोर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, वो सेंट्रीपिटल फोर्स उसे किससे मिल रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स से। तो यहां पर हमने ये कहा
इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स जस्ट लाइक एज ए कूलाम फोर्स। कौन से फोर्स की बात कर रहे हैं हम? कूलाम फोर्स की। तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स किन किन के बीच में लगेगा? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। तो कूलाम फोर्स क्या होता है? K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो यहां पर K यानी 1/4πε0, Q1 यानी ZE, Q2 यानी E, और रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज आर स्क्वायर। तो ये तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स हो गया। इसके बाद में सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज सिंपल, mv² बाय आर। तो ये बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट था जो उसने दिया। समझ में आ गई बात ढंग से? ठीक है, अब सेकंड पोस्टुलेट पे आते हैं। अब बोर ने अपने सेकंड पोस्टुलेट में ये कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो करते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम only those orbit whose angular momentum is integer multiple of h/2π। यानी यहां पर उसने अपने सेकंड पोस्टुलेट में, आपने 11th की केमिस्ट्री में ही पढ़े होंगे बोर्स पोस्टुलेट, तो उसमें उसने क्या कहा बोर ने कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करता है, उन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर मूव करता है जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2π का कंप्लीट इंटीजर नंबर होता है। ठीक है, ये सेकंड पोस्टुलेट था। तो सेकंड पोस्टुलेट क्या था कि angular momentum of orbit complete integer multiple of h/2π। ठीक है, तो अब यहां पर हमने ये कहा कि सपोज द एंगुलर मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? L से। ठीक है, तो सेकंड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग अगर हम nth ऑर्बिट की बात करते हैं तो 4 nth ऑर्बिट Ln। अब L इक्वल्स क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम mvr, तो m vn rn इक्वल्स टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2π। तो दिस इज द सेकंड पोस्टुलेट जो ये कह रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन ओनली रिवॉल्व ओनली दोज ऑर्बिट्स हुज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2π। दिस इज योर बोर्स सेकंड पोस्टुलेट। ओके, और यहां जो n की वैल्यू होती है वो n की वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन सा क्वांटम नंबर बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो दिस इज योर सेकंड पोस्टुलेट। तो यहां पर हम सेकंड पोस्टुलेट को भी लिख देते हैं साथ में ही। ये लिख दिया हमने सेकंड पोस्टुलेट, Ln इक्वल्स टू m vn rn इक्वल्स टू nh/2π। दिस इज योर सेकंड पोस्टुलेट। नाउ द पोस्टुलेट 3। ओके, अब बोर मॉडल का पोस्टुलेट थर्ड क्या कहता है? बोर मॉडल का पोस्टुलेट थर्ड ये कहता है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है तो वो एनर्जी का एमिशन नहीं करता। ये बोर ने पहले ही कह दिया था
कि इलेक्ट्रॉन जब किसी एक स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब होता है अपने ही ऑर्बिट में, एक ही ऑर्बिट में, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है तो वो एनर्जी का एमिशन नहीं करता, लेकिन जब एक ऑर्बिट छोड़कर दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो उस कंडीशन में वो एनर्जी का एमिशन या एनर्जी का ट्रांसफर करता है। थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है कि वाइल रिवॉल्विंग इन स्टेशनरी ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट एमिट एनर्जी एंड स्टेबिलिटी ऑफ एटम इज मेंटेन्ड। उस कंडीशन तक एटम की स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन, अब समझिएगा, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट होता है, मूव करता है फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, तो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाने के लिए उसे एनर्जी का क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्प्शन। भाई ऊपर जाने के लिए तो ताकत लेनी पड़ेगी ना, तो जब वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट के अंदर ट्रांजिट करता है, मूव करता है, देन इट एब्जॉर्ब डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी and when make transition from higher state to lower state then it loses the energy। तो जब नीचे से ऊपर जाएगा तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और जब ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी को रिलीज कर देगा। तो दिस इज द थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोर। ठीक है, तो यहां पर उसने उसके बेस पे ये कहा कि सपोज लोअर ऑर्बिट एनर्जी En1 अपर ऑर्बिट एनर्जी En2। ठीक है, तो जब अपर से लोअर में आएगा तो कैसे लिखेंगे इसको, En2 माइनस En1। अब जब अपर से लोअर में आ रहा है तो एनर्जी को रिलीज करेगा, तो प्लांक्स लॉ क्या कहता है, E इक्वल्स टू एच न्यू। ये तो En2 माइनस En1 इक्वल्स टू एच न्यू, और न्यू की वैल्यू क्या होती है, C बाय लैम्डा। तो दिस इज योर बोर्स थर्ड पोस्टुलेट। तो ये आपके बोर मॉडल के पोस्टुलेट्स थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिनके रेस्पेक्ट में बोर ने कुछ जो रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स थे उन रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स को उसने यहां पर रिमूव कर दिया, उसने यहां पर दूर कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग यहां पर जो बोर ने पोस्टुलेट्स दिया, उन पोस्टुलेट्स के बेस पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी, किस ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी रेडियस, ये सारी चीजें हम इवेल्युएट करेंगे। ओके बेटा, तो यहां तक पढ़िएगा और कोई डाउट हो तो पूछिएगा। थैंक यू।